वेलकम बैक टू लेक्चर गाइडेंस फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ़िलहाल वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल जीडी का सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स एटसेट्रा में। अब देखिए यहाँ पर डेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। 17 जुलाई 2021 से ऑनलाइन शुरू हो गया है, जो चलेगा 31 अगस्त 2021 तक। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है डेट्स को लेकर, आप लोग इसको पढ़िए डिटेल्स में। जब भी किसी चीज़ का ऑनलाइन करते हैं तो हमेशा उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन को आप पढ़िएगा डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा और डिटेल में पढ़िए बिफोर डूइंग एप्लीकेशन। तो और भी कुछ काम की चीज़ें अगर आपको जानना है तो ये रहा, जो भी ऑनलाइन नहीं किया जल्दी से ऑनलाइन कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 100 होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेंगे, ठीक है। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। यहाँ देखिए 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर भी अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके हाथ से 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट। ये 100 जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये 100 क्वेश्चंस किस किस पार्ट से रहेंगे तो देखिए, पार्ट ए में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें रहेंगे 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। पार्ट बी में आते हैं जनरल नॉलेज, जीके यानी कि, और जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं जिसको, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी 25 मार्क्स। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी 25 मार्क्स। और पार्ट डी को ध्यान से समझिए, पार्ट डी लैंग्वेज पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आएंगे और 25 मार्क्स यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर देखिए पार्ट डी में 2 है, इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्लिक दे के। ऑब्लिक दे के कहने का मतलब आइदर इंग्लिश आपको करना है और हिंदी करना है, दोनों नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों मिलेंगे। देखिए जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है या फिर जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग इंग्लिश चूज करेंगे। आइदर हिंदी और इंग्लिश चूज करना है आपको, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न हुआ, ये 4 पार्ट रहेगा। हम लोग आज की इस वीडियो में इस पर फोकस कर रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके मैंने 25 क्वेश्चन उठाया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 25 मार्क्स ही रहेंगे, इसी को हम लोग आज फोकस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसका देखिए 0.25 मार्क्स। कितना है? 0.25। 0.25 कहने का मतलब 1/4, यानी कि 4 गलत एक सही आंसर्स को ले डूबेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मतलब सही या गलत आपको नहीं मालूम, आपने 5 क्वेश्चंस बनाए एग्जाम हॉल में अपने पेपर में, इसमें से आपने 1 आंसर सही बनाया है और 4 गलत बना दिया है, 4 रॉन्ग है, तो आपको ओवरऑल जो मार्क्स मिलेगा इस 5 क्वेश्चंस के बदले में वो होगा 0 मार्क्स। इसी को बोलते हैं 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। सो ये तो रहा एग्ज़ाम के पैटर्न का कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो ये रहा पहला सवाल दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 फरवरी 2019 को, हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। मैंने इंग्लिश में भी प्रत्येक क्वेश्चन का लगभग ट्रांसलेशन किया, ताकि जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं उन लोग भी ये वीडियो को देखें और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को फोकस करें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन XY। किसका बात कर रहे हैं? मिरर इमेज का। मिरर इमेज, ये रीजनिंग के कोई भी बुक में आप ये चैप्टर पाएंगे।
मिरर इमेज एक पाएंगे और एक और पाएंगे आप लोग वाटर इमेज बोल के। वाटर इमेज और एक मिरर इमेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मिरर इमेज दो टाइप के होते हैं। मिरर में किस टाइप का इमेज बनता है, ओरिजिनल इमेज और वो जो तस्वीर इमेज बन रहा है, फोटो बन रहा है, वो तस्वीर में क्या फ़र्क रहता है, यह डिपेंड करता है मिरर किस तरह से रखा गया है। तो मिरर को रखने का तरीका दो होता है, या तो मिरर को वर्टिकल रखा जाता है या फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल किसे कहते हैं? देखिए, जब मिरर को सीधा रखा जाएगा, खड़ा, तो वो वर्टिकल मिरर कहलाएगा, और जब हॉरिजॉन्टल यानी कि जो टेढ़ा लेटा हुआ इस तरह का रखा जाएगा तो वो होगा हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर और वाटर इमेज, ये दोनों में सेम इमेज बनता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा बता दूं। यहाँ पर वर्टिकल मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्टिकल मिरर है खड़ा, तो वो अपना राइट और लेफ्ट को आपस में परिवर्तन करते हैं। दे इंटरचेंज देमसेल्व्स लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, ये तीर का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसका राइट पार्ट है। तो जो राइट है वो यहाँ पर इमेज बनने के बाद में, अगर वो वर्टिकल मिरर है तो लेफ्ट बन जाएगा जो राइट है, और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। यानी कि ये तीर का निशान इस बार किधर बनेगा, इमेज में इधर बनेगा, लेफ्ट में, और ये राइट हो जाएगा। बट हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मिरर में टॉप और बॉटम, जो ऊपर और नीचे रहता है, वो चेंज होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक इमेज है इस तरह का, और ये वाटर इमेज बोल सकते हैं या हॉरिजॉन्टल मिरर बोल सकते हैं। वो अगर ये तीर जब इमेज बनेगा हॉरिजॉन्टल मिरर में, वो बन जाएगा टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम हो जाएगा और बॉटम टॉप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीर का निशान ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ये दो ख्याल रखना पड़ता है। समझ गए दोस्तों? तो चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग फिर से। ये हमारा मिरर है, एक्स वाई लाइन पर रखा गया है, और ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है ACE। तो ये वर्टिकल है, खड़ा है, खड़ा है वर्टिकल, इसका मतलब जो लेफ्ट में है वो राइट बन जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा जब यहाँ पर इमेज बनेगा। तो देखिए, लेफ्ट में कौन है? A, और राइट में कौन है? E। तो E पहले हो जाएगा लेफ्ट में और A बाद में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका साथ साथ E का भी तो अपना एक लेफ्ट और राइट है ना। जैसे कि E को देखिए, ये E है, तो E का भी तो एक, ये साइड क्या है? लेफ्ट का, ये वाला साइड लेफ्ट का है, और ये वाला साइड ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये राइट साइड कहलाएगा। तो ये जब मिरर में, जब ये मिरर है तो मिरर में ये दिखेगा कैसे? ये ऐसा दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, एज इस तरह से ऐसा दिखेगा। लेकिन कुछ लेटर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ऐसे हैं जो मिरर इमेज, मिरर में जो इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज, वो चेंज ही नहीं होता है, चाहे लेफ्ट में या राइट में कोई परिवर्तन करके देखेंगे तो सभी सेम रहेगा। जैसे कि ए को देखिए, ए अगर मिरर में देखोगे आप ए को तो वो ऐसा ही नजर आएगा। क्यों? कि उसका लेफ्ट और राइट दोनों सेम होता है। उसी तरह ओ, उसी तरह आई, उसी तरह एम, उसी तरह एक्स है, वाई है। आप लोग और भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं। तो चलो दोस्तों सवाल में आते हैं। ACE, ए है यहाँ पर पहले लेफ्ट में, ई है राइट में, तो ई पहले आ जाएगा और वो उलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जो ये तो ओरिजिनल इमेज है, जो इमेज बनेगा मिरर में वो इस तरह ई बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा सी जो मिडिल में है वो मिडिल वाला सी रहेगा और वो लेफ्ट राइट होता चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा, ये रहा। और ए दोनों में सेम होगा, मैंने बोला कि ए में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेफ्ट राइट का, तो आंसर होगा इस तरह से जो लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में वही चीज़ है, ECE का उल्टा फॉर्म। ठीक है, तो 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। भिन्न है मतलब ओड है, अलग है। ये फाइंड द ओड नंबर, अलग कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 4 संख्या दिया गया है, 196, 121, 256 एंड 252। इनमें से कौन है वो संख्या जो बाकी 3 से अलग है? इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 196 को अगर आप लोग जानते हैं ना, तो ये 14 यानी 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है।
और 121 ये भी मालूम होगा बहुत को, 11 का 11 का स्क्वायर है। और 256 ये 16 यानी 16 का स्क्वायर है। और 252 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग हुआ, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही है ओड जो 3 में से अलग है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस स्क्वायर को याद कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, 1 से लेकर 25 तक या 20 तक याद कीजिए स्क्वायर किसका होता है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है। इस तरह से याद रखना होगा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। अनुरूप यानी एक जैसा दिखने वाला, एक ही रूप हो जिसका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द गिवन पेयर। तो जो भी पेयर दिया गया है ऑप्शन में, ये रहा 1 2 3 4, सभी जोड़े में है, पेयर में। तो जो यहाँ पर सवाल में दिया गया है ना, ये पेयर CD अनुपात HI, तो इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन वाला ऑप्शन हमको ढूंढना है। एक बार इधर लिखता हूँ, CD अनुपात HI। तो देखिए CD एक साथ है, C को D तक पहुंचने में कितना घर जंप करना होगा, 1 घर। उसी तरह HI भी एक साथ है, 1 घर का डिफरेंस है। तो सभी ऑप्शन उसी तरह का है। देखिए AB XY PQ U भी। हमको एक्चुअली यहाँ पर देखना है कि D और H में क्या रिलेशन है। तो D को H तक पहुंचने के लिए कितना घर जंप करना होगा, 4 घर। देख लीजिए D E F G H, H तक जाना है D को, तो 1 2 3 4, 4 घर। तो उसी तरह से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसी रिलेशन को, D और H में जो रिलेशन है उसी रिलेशन को दर्शाता है, एग्जैक्ट वैसा ही है। तो B को X तक जाने के लिए कितना घर जंप करना होगा। ये तो B कहाँ शुरुआत में है अल्फ़ाबेट का, X कहाँ लास्ट तरफ है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Q और U को देखो, Q R S T U, ये देखो Q को अगर U तक जाना है तो फिर से 4 घर जंप करना है, 1 2 3 4। यही हमारा करेक्ट आंसर। जो CD अनुपात HI में जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन PQ अनुपात UV में भी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 PQ अनुपात UV। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। Which of the 4 changes given in the alternatives will correct the following equation। ये एक इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। इसमें जो साइन दिया गया है, जैसे गुणा का, घटाव का और बराबर का, इन साइन में से किस किस साइन को बदलने पर इक्वेशन करेक्ट फॉलो होगा, करेक्ट निकलेगा। तो देखो ऑप्शन ए में जो दिया है उसको एक एक बार चेक कीजिए, ऑप्शन बी को भी चेक कीजिए, 3 को भी चेक कीजिए, 4 को भी चेक कीजिए, उसमें से कोई ना कोई करेक्ट आंसर हिट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो पहली इक्वेशन को एक बार लिखते हैं इधर 30, उसके बाद क्या बोला है, गुणा भाग में बदला जाए, गुणा को भागा में बदल दीजिए। तो गुणा के जगह में भाग लिखिए, ये रहा भाग 3। उसके बाद और बोल रहा है घटाव को प्लस में बदल दीजिए, तो घटाव जो भी है सब्ट्रैक्शन उसको प्लस में बदल दीजिए। 3 के बाद में क्या लिखेंगे, प्लस। असल में क्या है सवाल में, घटाव, हमको प्लस, क्यों हम लोग ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। उसके बाद में इज इक्वल के लिए कुछ बोला है, इज इक्वल टू के लिए कुछ भी नहीं बोला है, बराबर के लिए, तो बराबर को अपने जगह में ही रखिएगा। इसके बाद 3 होगा, तब बराबर 13 यानी 13। इसको आप एक बार चेक कीजिए, क्या इसको भागा और जोड़ने के बाद 13 आता है। अगर आता है तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 30 को 3 से भागा देंगे 10 होगा, जोड़ 3, फिर इधर 13, 10 में 3 जोड़ोगे तो फिर 13 ही होगा, फिर 13, हाँ ये जो इक्वल हो गया, 13 आ गया। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से अगर ये नहीं निकलता तो 2 को चेक करते, 3 को चेक करते, किसी में एक आंसर जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, याद रहे नहीं है। आइडेंटिफाई द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ एक नंबर सीरीज दिया गया है, ये 2 से लेकर 513 तक। तब अब इस सीरीज में उस संख्या को, उस नंबर को हमको निकालना है जो इस सीरीज में नहीं फिट हो रहा है।
तो देखिए पहले आप पता कीजिए कि 2 कैसे आ रहा है, 9 कैसे आ रहा है, 28 कैसे आ रहा है, इसको आप पता कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 1 का क्यूब बना दीजिए। क्यूब जानते हैं आप लोग, 3 बार गुना करना। तो 1 का क्यूब तो 1 होगा और उसमें आप 1 ही जोड़ दीजिए, तब आपका बन जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का क्यूब कीजिए, उसके बाद में 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। ये रहा दूसरा संख्या मिल गया। ठीक है, उसी के बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 का क्यूब बनाइए, 3 में फिर 1 ऐड कीजिए आप, तो 3 को 3 बार गुना कीजिए तो 27 होगा। 27 में 1 ऐड कीजिएगा 28। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, ये 1 का क्यूब में फिर 1 जोड़ा गया है, ये 2 का क्यूब में फिर 1 जोड़ा गया है, ये 3 का क्यूब है फिर 1 जोड़ा गया है। तो उसी तरह ये कितना होना चाहिए, ये 4 का क्यूब होना चाहिए और उसमें 1 जोड़ना चाहिए। तो 4 लिख रहे हैं, 4। तो 4 का क्यूब बना और उसमें 1 जोड़ो तो कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64। 64 यानी 64 में 1 जोड़िए तो ये हो जाएगा 65 यानी 65। और यहाँ पर क्या है, 64। यही है हमारा करेक्ट आंसर, जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4, ऑप्शन नंबर 4, 64। अब आपको इसको चेक करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में उतना वक्त नहीं रहता है। ये पैटर्न मिल रहा है, 3 मैच किया तो काफ़ी है इसके लिए। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये दरअसल 5 का क्यूब है और उसमें 1 जोड़ा गया है। तो 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 में 1 जोड़ो तो 126। ये रहा क्यूब। दरअसल याद होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब किसी को क्यूब ही नहीं मालूम तो वहाँ कैलकुलेट करते हुए बहुत वक्त गवा देगा एग्जामिनेशन हॉल में। उसी तरह ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216। 216 में 1 ऐड करो 217। उसी तरह ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है 343, 343। इसमें 1 ऐड किया 344 हो गया। इसी तरह से बाकी भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा 64, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। इंग्लिश में है सवाल, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 कैटेगरीज गिवन बिलो। यहाँ 3 कैटेगरी दिया गया है, एक है विद्यालय, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है छात्र। इसको हमें, ये कौन सा वेन डायग्राम है जो इस रिलेशन को, इन लोगों के आपस में जो रिलेशन है ना इन तीनों शब्दों के, उसको अच्छी तरह दर्शा रहा है। तो ये जो गोल गोल जो शेप दिया गया है, फिगर दिया गया है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो देखियो, विद्यालय, विद्यालय मान लीजिए ये विद्यालय है, भी लिख रहा हूं, विद्यालय है, स्कूल है। विद्यालय के अंदर में ही अध्यापक भी आते हैं, उनका काम विद्यालय में ही रहता है, और छात्र भी कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये मान लीजिए छात्र है, स्टूडेंट है, और ये टीचर है। तो इस तरह का जो भी वेन डायग्राम बना है ना दोस्तों, वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। जो विद्यालय, अध्यापक और छात्र में जो आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को अच्छी तरह दर्शा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। चलो एक कतार बनाते हैं। ये रहा कतार, 1 2 3 4 5। कतार माने कोई भी लाइन, आप इस तरह से भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5, इस तरह। मैं इस तरह बना रहा हूं, कोई बात नहीं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। अब सुमन प्रणव के बगल में खड़ी, एक नाम मिला सुमन, दूसरा नाम है प्रणव, 5 जन होगा। लेकिन वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है, दीना तीसरा बंदी। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है, हमको मिडिल वाला जानना है। मिडिल वाला मतलब यहाँ पर कौन आएगा। यहाँ पर जब आपको पता चल जाएगा तो वही होगा करेक्ट आंसर। यानी कि ये दोनों को बारे में हमको कम से कम 4 पता हो जाएगा तो बस काम बन जाएगा। इंग्लिश में सवाल है, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए रो माने कतार। सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणव बट शी इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीना। कुमार इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू राजू हु इज ऑन द फार लेफ्ट एंड दीना इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कुमार हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल में कौन है। देखिए इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ना, आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर जल्दी बनाना है, आप एक ही डायग्राम से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले पता करो कि सबसे ये है इसका लेफ्ट और ये है इसका राइट। ये तो आप जानते हैं, सभी कोई उत्तर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। आप दक्षिण भी दिखा सकते हो,
लेकिन लेफ्ट राइट उसका चेंज हो जाएगा। मैं उत्तर की तरफ दिखा रहा हूँ ताकि लेफ्ट राइट, मेरा जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा और मेरा जो राइट है उसका भी राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आप या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में, यानी कि एकदम बाईं तरफ कौन बैठा है, कौन खड़ा है, इसको पता लगाएं, अथवा एक्सट्रीम राइट वाला आदमी का पता लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है राजू हु इज ऑन द फार लेफ्ट, जो लेफ्ट में, राजू लेफ्ट में है। यहाँ पर भी हिंदी में अगर आप देखेंगे किधर गया, हाँ, राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, जो मैंने राजू का बात कर रहा है। तो राजू हुआ सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो यहाँ पर राजू को लिखते हैं, राजू आर लिख देता हूँ, आर फॉर राजू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो बात पता चल गया। अब शुरू से आते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। अब राजू से रिलेटेड जो जो स्टेटमेंट है ना, आप उस स्टेटमेंट पर, उस सेंटेंस पर ध्यान दो। राजू से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखो, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। अब राजू का बगल में कहाँ कौन होगा बताओ, यहाँ पर होगा कि राजू का बगल इधर होगा? इधर भी हो सकता है बगल, इधर भी हो सकता है बगल, उसको भी दोनों को बगल बोलेंगे। लेकिन ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है, यानी कि एकदम इसके इधर तो और कोई जगह ही नहीं है ना इसके लेफ्ट में, तो राइट में ही होगा। तो कुमार का जगह कहाँ होगा, यहाँ पर, ये होगा कुमार का जगह, ये वाला पोर्शन में। समझ में आ रहा है? तो अगर नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर में कुमार बैठेगा, 1 नंबर में राजू। अब राजू या कुमार दो में से किसी एक से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट खोजते हैं, नहीं मिलेगा, कोई दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग तब देख लेंगे। फिर से आते हैं सवाल में। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वो दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना, ऐसे कुमार से रिलेटेड एक स्टेटमेंट और नया मिला, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। अब दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है मतलब यहां पर दीना कभी नहीं होगा, यहां पर दीना नहीं होगा। क्यों? साफ साफ बोल रहा है कि दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो यहां पर अगर दीना नहीं होगा तो दीना का जगह या तो यहां होगा या तो यहां होगा, क्योंकि अब तो 2 ही जगह खाली बच रहा है। यहां तो नहीं होगा, साफ साफ स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है, दीना यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, इतना याद रखते हैं। अब आगे दीना के से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट हम पाते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वो दीना के बगल में खड़ी नहीं है। देखिए, बाई चांस अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं दीना लिखता हूं तो सुमन क्या होगा, सुमन के बारे में क्या बोल रहा है, सुमन दीना के बगल में खड़ी नहीं है। तो अगर मैं दीना यहाँ लिखता हूं तो सुमन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और ये दोनों ही जगह क्या है, दीना का बगल हो जाएगा। इसीलिए दीना यहाँ भी कभी नहीं हो सकता, दीना का जगह यही फिक्स है, क्योंकि अब एक ही जगह बचा है 5 नंबर में। ठीक है, तो अब दीना का जगह यहाँ पर है, तो सुमन कहाँ होगा? सुमन के बाद थोड़ा यहाँ मिटा लेते हैं दोस्तों, रुकिए 1 सेकेंड, वेट ए मिनट, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक, दीना यहाँ हो गई, तो सुमन कहाँ होगा? सुमन दीना के बगल में कभी नहीं बैठेगी, यहाँ साफ साफ बोल दिया है। वह यानी कि यहाँ का सब्जेक्ट यानी कि सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है, तो यानी कि दीना के बगल में कौन बचा है? 4 नंबर, यानी कि यहाँ पर सुमन होगा, फिक्स है। अब यहाँ जब सुमन होगा तो प्रणव कहाँ होगा? अब तो एक ही जगह बचा है यहाँ पर, तो देख लो 3 नंबर यानी मिडिल में कौन खड़ा होगा? फीमेल है, कौन खड़ी होगी? सुमन। तो सुमन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या बोला है, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में सुमन खड़ा है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सुमन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत मतलब वही ओड, जो नहीं मिलता है किसी से, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में एक समता है, एक समान है, एक है जो एकदम अलग है। यहाँ पर देखो क्या है, पहला ऑप्शन नीचे, आगे, ऊपर, बड़ा। ये तो बड़ा आसान सवाल है, कोई भी इसको कर पाएगा। यहाँ पर देखियो नीचे, आगे और ऊपर, ये ना प्लेस को दर्शा रहा है, या फिर हम कहेंगे रैंक को दर्शा रहा है। जैसे वो मेरे नीचे खड़ा है या वो मेरे आगे खड़ा है, मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, इस तरह। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बड़ा, ये साइज को दर्शा रहा है या फिर शेप को दर्शा रहा है, हम कहेंगे आकार को। ठीक है, छोटा है या बड़ा, तो यही अलग है। ये तीनों किसको दर्शा रहा है? नीचे, आगे, ऊपर प्लेस को, और बड़ा साइज को दर्शा रहा है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओड यही है, यानी कि असंगत, अलग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट, मोनिश,
से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में आया। प्रतियोगिता किसने जीती? इंग्लिश में भी सुन लीजिए। 5 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट इन अ साइकिलिंग कंपटीशन, साइकिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। रॉबर्ट केम बिफोर मोनिश, रॉबर्ट मोनिश से पहले आया। बट आफ्टर गुंजन, लेकिन गुंजन के बाद आया। अनिल केम बिफोर सुनील बट आफ्टर मोनिश। हु वॉन द कॉन्टेस्ट, किसने जीता? देखो पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। रॉबर्ट मोनिश से पहले, तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट लिखता हूँ और मोनिश। रॉबर्ट अगर हम लोग इस तरह से देखें, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, इस तरह से जो भी जाएगा, इधर जो भी जाएगा ना, तीर का निशान जिधर बना है वो आगे है, समझ लीजिए। रेस इधर से शुरू हुआ है कहीं, तो इधर जो आगे बढ़ेगा वो आगे रहेगा। सबसे पहले जो इधर पहुंचेगा वो रेस जीतेगा। तो बोला रॉबर्ट मोनिश से पहले है। रॉबर्ट मोनिश से पहले यानी कि रॉबर्ट अगर इस जगह में है तो मोनिश किस जगह में होगा? कहीं ना कहीं इस जगह में होगा, इससे पीछे होगा। लेकिन गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट गुंजन के बाद है तो रॉबर्ट गुंजन के बाद है, यानी कि गुंजन रॉबर्ट से भी आगे होगा। ये रहेगा हमारा एक ग्रुप बनेगा इस तरह से। पहले मोनिश यानी आखिरी में इस तरह से बात करें तो लास्ट में मोनिश, इन तीन के बीच सिर्फ बात करूं तो उसके बाद में रॉबर्ट और सबसे पहले है गुंजन। अभी रेस में गुंजन सबसे आगे है, साइकिलिंग रेस में, कंपटीशन में। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। अनिल सुनील से पहले, अब एक तरफ अनिल है, ये सुनील से पहले है यानी कि सुनील यहां होगा कहीं। लेकिन मोनिश के बाद, किसका बात कर रहा है? अनिल का है। अनिल सुनील से पहले है लेकिन मोनिश के बाद है, यानी अनिल से भी आगे मोनिश है। अनिल से भी आगे कौन है? मोनिश है। और मोनिश तो ऑलरेडी गुंजन और रॉबर्ट से भी पीछे है, यानी कि अगर पांचों जन का अगर बनेगा एक रैंक हम सजाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सुनील, यहाँ पर आ जाएगा अनिल, उसके बाद में 3 नंबर जगह में आ जाएगा मोनिश, फिर चौथा नंबर जगह में आ जाएगा रॉबर्ट और फर्स्ट में रहेगा गुंजन। तो कंपटीशन कौन जीत रहा है? जो फर्स्ट आएगा, तो गुंजन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है। यदि d इज इक्वल टू 4 और g इज इक्वल टू 7 तब गार्डन कितना होगा? इफ d इज इक्वल टू 4 एंड g इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज गार्डन इज इक्वल टू? देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ABCD का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू रहता है ना, उस वैल्यू को आपको मालूम होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दे ही दिया है, D का मतलब 4 है और G का मतलब 7 है। इसका मतलब D कब आता है? चौथा जगह में आता है ना, इस तरह A B C D E F और G। तो यहाँ पर देखिए D 4 है और G 7 है, तो कब 4 बनेगा D? जब यहाँ पर A 1 रहेगा, 2 3 तब 4, फिर 5 6 और G 7। ये जो मैच भी किया दिख रहा है ना, ये दोनों मैच कर रहा है। ये मैच करना ज़रूरी है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि D का मतलब कभी कभी 10 दे सकता है वो, G का मतलब वो 15 दे सकता है। तब कौन सा यहाँ पर लॉजिक लगा है वो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सीधा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है ये सवाल। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, D का मतलब 4 एंड सो ऑन। इस तरह से जाते गया है तो उस तरह से Z का मतलब हो जाएगा 26। तो गार्डन का मतलब हमसे पूछ रहा है, गार्डन का मतलब क्या होगा बोल के। तो गार्डन एक तरफ लिखते हैं यहाँ पर GARDEN, गार्डन ये हुआ। अब G का क्या मतलब होगा, वैल्यू क्या होगा? G का वैल्यू इसी तरह से अगर पैटर्न जाएंगे तो G का वैल्यू तो 7 पहले सवाल में ही दे दिया, हमको निकालने का भी जरूरत नहीं। 7, A का वैल्यू 1 पता कर लिया। अब R का वैल्यू क्या, आपको आगे तरफ लिख के Z तक पहुंचाना होगा, तब आपको R का वैल्यू पता चल जाएगा। तो R का वैल्यू होता है 18 के आसपास, हाँ 18 ही होता है। D का वैल्यू 4 दिया है, E का वैल्यू क्या होगा 5 और N का वैल्यू हो जाएगा 14। ठीक है, ये वैल्यू पता कर लिए। अब ऑप्शंस में आए, ऑप्शन तो है 47 पहला ऑप्शन, 50 40 49। तो यहाँ पर तो है 7 1 18 4 5 14, इस तरह इन लोगों को आप आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, आपस में अगर आप जोड़ते हो तब 49 होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 49। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है, यहाँ पर तो नहीं जोड़ा गया, तो ये अकेले एक संख्या है ना, इसीलिए नहीं जोड़ा गया है। समझ में आ गया?
मान लीजिए यहाँ पर अगर रहता AD तो ये 5 लिखा रहता उस वक्त, A का 1 और D का 4, 4 और 1 5। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन को ही उठाया गया है इसलिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने, यानी कि असंगत यानी कि जो अलग हो, युग्म यानी पेयर, जोड़ा। तो ओड पेयर को आपको फाइंड आउट करना है, जो अलग हो। कौन सा पेयर ओड है भाई? मिस्र, कैरो, इटली, रोम, इराक, दिनार, ग्रीस, एथेंस। थोड़ा सा जनरल नॉलेज चाहिए यहाँ पर। देखो दोस्तों, ये वाला पोर्शन में ना कंट्री का नाम है, सी लिख रहा हूँ, सी फॉर कंट्री, और ये वाला पोर्शन में उसी कंट्री का कैपिटल है। अब जिसको कंट्री विद देयर कैपिटल याद नहीं है वो इसको बना नहीं पाएगा, जीके का ही बात है यहाँ पर, लेकिन रीजनिंग की तरह पूछा गया है सवाल को। तो देखो, मिस्र को इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, ये भी याद रखोगे। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, हिंदी में कैरो लिख दिया गया है, करेक्ट। और इटली का कैपिटल रोम है, ये भी करेक्ट है। इराक का कैपिटल दिनार नहीं है बल्कि बगदाद है। क्या है? बगदाद। इराक का कैपिटल बगदाद है और यहाँ दिनार लिख दिया है, ये तो अलग हो गया। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्यों? क्योंकि ओड कर निकालना है हमको, अलग कौन है, ठीक है। वैसे दिनार है क्या, तब ये भी बात बता देता हूँ। तो कभी कभी ना ऐसे टाइप का सवाल में कंट्री के साथ करेंसी को आपको मैच करने के लिए दिया रहता है। करेंसी यानी कि उस देश का रुपया को, जैसे इंडिया का रुपया को क्या बोलते हैं? इंडियन रुपीस। उसी तरह से इराक का जो रुपया है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअली में दिनार। वही चीज़ करेंसी को दे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से भूटान का क्या बोलते हैं? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जीके में पूछा है इस क्वेश्चन को, नगल ट्रम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा होता है, ये सब कुछ चीज़ों को आप याद रखो, करेंसी का नाम, कैपिटल का नाम। उसके बाद वहाँ का पार्लियामेंट का नाम को क्या कहते हैं? जैसे इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट को कहते हैं हम लोग संसद। उसी तरह यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कांग्रेस, है ना। इस तरह पार्लियामेंट वगैरह को भी याद रखा कीजिए। इजराइल का बोलते हैं नेसेट बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करें कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन यहाँ पर दिया गया है 2 ठो, 1 ठो और 2 ठो, और यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है 2, 1 और 2। इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ। सवाल इतना लंबा चौड़ा है, एग्जाम में इतना लंबा सवाल पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ दिया। सवाल यहाँ सिंपल सा बोल रहा है कि 2 कथन दिया गया है, एक और ये कथन है, स्टेटमेंट है, इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2। आप इस कथन को पढ़िए, भले ही ये सच ना हो, लेकिन आप इसको, इस सवाल को हल करते वक्त सच जानिए। अपना ओवर स्मार्ट नहीं बनाना है कि अरे ये बात तो गलत है, कैसे मैं सच मानूं। नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको सच मानना है। जैसे कुछ गुड़िया फूल है, सम डॉल्स आर फ्लावर्स। अब कभी डॉल फ्लावर होंगे? नहीं होंगे, लेकिन इस कथन में आपको सच मानना है। और उसी बेस्ट पर कंक्लूजन में जो बात कह रहा है वो कौन सा बात सच है, कंक्लूजन वाला बात कौन सा फॉलो हुआ इस कथन के आधार पर, वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर 1 नंबर कंक्लूजन ठीक है तो ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो होगा, ये रहा ऑप्शन 4 में। अगर सिर्फ 2 नंबर कंक्लूजन सही निकल रहा है तो ओनली 2 कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, इस तरह से होगा ऑप्शंस। चलो अब सवाल में आते हैं। कुछ गुड़िया फूल है, ऐसे सवाल को वेन डायग्राम से किया जाता है दोस्तों। कभी कभी 150 वाला एक मेथड होता है, उससे भी किया जाता है। मैं यहाँ पर वेन डायग्राम से बनाऊंगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सम डॉल्स आर फ्लावर्स, वेन डायग्राम में डॉल बनाइए और फ्लावर बनाइए, तो ये रहा डॉल, ठीक है, ये डॉल है, डी लिख दे रहा हूं। कुछ डॉल्स, कुछ गुड़िया फूल हैं, तो कुछ गुड़िया फूल है मतलब फूल को मैं कहाँ बनाऊं? यहाँ। मान लो ये फ्लावर है, फूल है। यहां पर मैंने थोड़ा टच अंदर क्यों ले गया? क्योंकि यही है सम, कुछ, यानी कुछ डॉल फ्लावर हो गया, या फिर कुछ फ्लावर डॉल हो गया, ये भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। एक नया एंटिटी आ रहा है, पेड़, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी नो ट्री इज डॉल। तो यहां पर देखिए ये डॉल है
अब यहाँ पर आप एक और बनाइए वेन डायग्राम, और ये ट्री टी मान लीजिए। तो ये डॉल और ये ट्री में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसी की बात को बोला, ये अलग है और मैंने सटाया भी नहीं इसको इसीलिए। अब आते हैं ऑप्शंस में। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो कंक्लूजन 2 में क्या है, कुछ फूल पेड़ हैं। क्या यहाँ पर कुछ फूल, ये रहा फूल वाला डायग्राम, पेड़ है, ये बात तो हमको क्लियर कर नहीं मालूम है। पेड़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेड़ हो कैसे सकता है, देखो दोस्तों, अगर ये डॉल है और अगर ये फ्लावर है तो ट्री यहाँ भी तो बन सकता है ना इस तरह से, क्योंकि ट्री के लिए क्या स्टेटमेंट बोला था, नो ट्री इज डॉल, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो देखो यहाँ गुड़िया है और यहाँ पर ट्री है, तो कोई भी डॉल ट्री तो नहीं हुआ, लेकिन फ्लावर कुछ ट्री हो भी तो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं है, इसीलिए हम इसको यही होगा बोल के नहीं मान सकते। कोई इस तरह से डायग्राम बनाएगा और सोचेगा कि ये हो भी तो सकता है, नहीं, वो आइदर और वाला केस अलग है, पॉसिबिलिटी वाला। ये इतना सिंपल क्वेश्चंस में उतना जटिल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। तो क्या ये निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है, नहीं, ये बात तो क्लियर नहीं है भाई, तो इसको हटाइए। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो कर, जब 2 कर ही नहीं रहा है तो फिर 2 जहां जहां है उसको एलिमिनेट कीजिए ना तो निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है, ना तो निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है, नहीं, निष्कर्ष 1 फॉलो हो रहा है। कंक्लूजन 1 देखिए, नो डॉल इज ट्री, कंक्लूजन में बोला है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। स्टेटमेंट में तो साफ साफ वही सेंटेंस लिख दिया है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, बात एक ही है। तो ये निष्कर्ष 1 यानी कंक्लूजन 1 फॉलो किया है, तो इसीलिए ये ऑप्शंस भी नहीं होगा। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चित्र चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सिलेक्ट द ऑप्शन पिक्चर इन विच द क्वेश्चन पिक्चर इज हिडन और एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस है, ये रहा, यहाँ जो क्वेश्चंस है इसमें एक फिगर आपको दिख रहा है, जो भी स्क्वायर बनाया गया है उसके अंदर में एक फिगर दिख रहा है, इस तरह का एक फिगर है ना, ये रहा। इस तरह का एक फिगर है ना अंदर में, हाँ। तो ये फिगर किस ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख जाएगा। वो किसी तरह छुपा होगा या इम्बेडेड होगा, यानी कि सन्निहित होगा, अंदर में होगा वो, ठीक है। अब घुमा के नहीं देख सकते हैं इसको, जिस हालात में यहाँ नजर आ रहा है, दिख रहा है, उसी हालात में देखिए। तो इसको बना के देखते हैं, हाँ बनता है कि नहीं। ये रहा, ये वाला रेखा, ये वाला लाइन लंबा वाला, यहाँ पर इस तरह का तो नहीं है, हमको तो इस तरह से चाहिए था, ये छोटा वाला जैसा, छोटा वाला के जैसा चाहिए, और यहाँ ऐसा चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बन ही नहीं रहा है। इसको देखिए, ऑप्शन 2 को, यहाँ पर आया, फिर हमको यहाँ से इधर आना चाहिए था, आया तो है यहाँ पर, लेकिन हमको यहाँ आना चाहिए था, फिर यहाँ ऐसा बनना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ ऑप्शन 3 को देखिए ध्यान से, ये है वो लंबा सा रेखा तिरछा जो भी आया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बना है, और यहाँ पर ये भी बना है एक्यूरेट। ऑप्शन 3 को आप देखिएगा तो ये वाला यहाँ फिट बैठता है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया ना, ये वाला फिगर यहाँ फिट बैठता है। मैं मिटा के दिखा रहा हूँ आपको को, एक बार अपने आंखों से ध्यान से देखिए इसको आप, हाँ अब देखिए, देखिए ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ ऑप्शन 3 में साफ साफ नजर आएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह इतना लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन भले लंबा है, बड़ा आसान होगा, हर लंबा क्वेश्चन मुश्किल होगा जरूरी नहीं है। एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCDEF को आवंटित किया गया है, ठीक है। एक मंजिल, मंजिल माने बिल्डिंग समझ लीजिए, ठीक है, उसमें 6 कार्यालय, कार्यालय माने ऑफिस है, ऑफिस का भी नाम दे दिया ABCDEF बोल के बांट दिया गया है ऑफिस को। ये कार्यालय 2 कतारों में है, ठीक है। अब 2 कतार बनाइए, पहले तो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसको 2 कतारों में आप बांट दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
एक कतार हुआ, बीच में रास्ता छोड़ते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कतार है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा है, बीच में ये रास्ता है मान लेते हैं, या कुछ भी हम सटा के भी बना सकते हैं, हमने नहीं सटाया। तो 2 कतारों में बांट दिया, 2 कतारों में बांटेगा, टोटल 6 है ऑफिस, तो 3 ब्लॉक में डिवीज़न होगा, 1 2 और 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है। नाम लिखना होगा हम लोग को वहाँ अंदर, 1 2 और 3, ये ऑफिस है, 4 कमरा है यहाँ पर, ठीक है। 2 कतारों में बांटे हैं। अब आप एक कतार का रुख उत्तर की ओर है तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। एक उत्तर देख रहा है और एक दक्षिण देख रहा है। तो ये वाला जो कतार है ये उत्तर देख रहा है, उत्तर यानी कि ऊपर देख रहा है, और ये वाला दक्षिण यानी कि नीचे है। डायरेक्शन ऐसा होता है ना, आप लोग को अगर मालूम है कि नहीं है ये बात, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस तरह होता है। तो जो ऊपर रहता है वो नॉर्थ की तरफ होता है और जो नीचे रहता है वो साउथ की तरफ होता है। तो ऊपर देख रहा है मतलब नॉर्थ देख रहा है, और ये लोग नीचे देख रहा है मतलब साउथ देख रहा है, ठीक है। इस तरह से अब इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। अब बी कहां पर है? उत्तरमुखी कार्यालय में है। तो अगर बी यहां पर होगा, मान लीजिए यहां पर अगर मैं बी को लिखता हूं तो उत्तरमुखी कार्यालय में हो गया। यहाँ जो भी आएगा उत्तरमुखी कार्यालय यानी कि नॉर्थवर्ड देख रहा है, और इसके बगल में डी नहीं है। अब इसके बगल में डी नहीं होगा तो डी कहाँ पर होगा भाई? यहीं पर होगा। बगल में अगर नहीं रखना है तो यहाँ पर होगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं। अब डी और एफ को तिरछा रूप से आमने सामने, अब इसका सामने कौन है? ये वाला कतार 1 2 3 जो लिखा हो यहाँ होगा इसका सामने, डी का सामने। और तिरछा रूप, तिरछा तो ये होगा ना, इस तरह इसको बोलेंगे ना तिरछा। तो यहाँ पर कौन बैठा है? देखिए फिर से पढ़िए, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने मिले, यानी कि यहाँ पर होगा एफ, तब तो तिरछा होगा आमने सामने। अगर एफ को मैं यहाँ लिख दूं तब तो एकदम बिल्कुल सामने हो गया, तिरछा ही नहीं हुआ, सीधा सामने हो गया। आगे पढ़ते हैं। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। अब एफ के बगल में सी का कार्यालय है, ये रहा सी का कार्यालय, बना दिया सी यहाँ पर। को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, हाँ ये दक्षिण की तरफ ही दिख रहा है भाई। और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। अब ई तो कहाँ? एक ही जगह है, तो यहाँ पर होगा ई, और ये उत्तरमुखी भी है। ये सब हम लोग घरों को फिलअप कर दिए हैं। अब जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस संयोजन मतलब ग्रुप समझ लीजिए, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है? किसको दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है? दक्षिण के तरफ मुख किया हुआ। तो ये रहा दक्षिण की तरफ मुख किया हुआ ये। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो हम लोग फिलअप नहीं किया, तो यहाँ पर होगा ए। अब ए ही तो छूटा है ना, तो ए बी सी डी ई एफ, हाँ 6 हो गया। तो इन लोगों को दक्षिण मुखी मिला है एफ सी ए। अब एफ सी ए किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एफ सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट, ये रहा, के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। देखो ये जो नंबर सीरीज दिया गया है 4 से लेकर 22 तक, ठीक है ना, ये सीरीज जो दिया गया है, इसमें 2 संख्या 12 और 14 को कोष्ठक में रखा गया है, यानी ब्रैकेट्स में रखा गया है। 4 और 6 में क्या रिलेशन है इसको देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। 4 6 10 12 जो कि ब्रैकेट में है, 16 14 जो कि ब्रैकेट में है, और 22। तो 4 और 6 में क्या रिलेशन है? 4 में जब 2 जोड़ेंगे तब 6 बनेगा। 6 और 10 में, 6 में जब 4 जोड़ेंगे तब 10 बनेगा। फिर 10 और 12 में फिर 2 जोड़ेंगे तब 12 बनेगा। और 12 और 6 में फिर 4 जोड़ेंगे तब 16 बनेगा, ठीक है। कुछ मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है, ये देखिए 2 4 2 4 रिपीट टाइप का हो रहा है। उसी तरह 16 में कितना जोड़ना चाहिए? अब 2 का बारी है ना, 2 जोड़ना चाहिए, यानी कि इस 14 की जगह क्या होना चाहिए? 18। फिर 18 में 4 जोड़ने से फिर 22 हो रहा है, 2 4, ये एक पैटर्न मिला। एक और पैटर्न है यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 1 प्लेस छोड़ के आपको एक घर छोड़ के देखना होगा। देखिए 4 और 10 को देखिए,
4 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तब 10 बनेगा, एक घर छोड़ दिया ना बीच का। अब 6 और 12 को देखो, 6 में, इस 6 में 6 जोड़ेंगे तब 12 बनेगा, 6 ही 6 हो रहा है। फिर 12 एक घर छोड़ेंगे तो 14 के पास कितना 6 का चल रहा है ना पैटर्न जोड़ने का। तो यानी कि इस 12 में 6 जोड़ेंगे तब यहाँ पर जो भी संख्या आएगा वो आना चाहिए था, यानी 18 आना चाहिए था। ठीक है, अब 16 और 22 को देखिए, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तब 22 होगा। ये भी एक पैटर्न, या तो आप इसको फॉलो कीजिए या इसको फॉलो, किधर से भी। रीजनिंग का यही है खासियत, खूबसूरती, कि आप बहुत सारे पैटर्न इसमें डाल सकते हो, लॉजिक डाल सकते हो। अब ऑप्शंस में पढ़ते हैं, देखिए। पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, क्या यह बात सही है? देखो पहली कोष्ठक, इसको पहले मिटाते हैं। हाँ, देखो क्या बोल रहा है, पहली कोष्ठक संख्या, पहली कोष्ठक संख्या कौन है? पहला ब्रैकेट वाला संख्या ये है। बाएं से, बाएं मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से इधर जब आते हैं तो उस वक्त ये पहला वाला ब्रैकेट वाला जो संख्या वो सही है। क्या ये सही था? हाँ, ये ठीक था। तो 6 वाला में भी देखे तब ठीक था, जैसे कि 4 और 10 6 का जोड़ेंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक था। और दूसरी गलत, और उस वक्त दूसरा गलत हुआ था, यानी कि यहाँ 18 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है ऑप्शन 2 को अगर आप देखेंगे, दोनों कोष्ठक संख्या गलत है ना। 12 तो सही था, 14 गलत था ना हम लोग के लिए। पहली कोष्ठक संख्या बाएं से गलत है ना, ये बाएं से सही था। दोनों कोष्ठक संख्या सही है ना, दोनों कहाँ से सही है? तो इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सवाल कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी का चयन करिए। यहाँ पर जो आएगा ये संख्या, यहाँ पर कौन सा संख्या बैठेगा, यही का बात, इसी का बात कर रहा है। यहाँ एक सीरीज चल रहा है, देखिए 1, 3, 5, 11, 21 एंड सो ऑन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये एक नंबर सीरीज है, इसमें 171 के बाद कौन सा संख्या आएगा, ये इसी का बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से, यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ। एक कैसे आ रहा है, एक अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो पता चलेगा। देखो 1 का 2 गुना कितना होता है, 1 को पहले 2 से गुना कीजिए, 1 दूना 2, और उसके बाद उसमें 1 जोड़िए तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। देखो इधर देखो, 1 को 2 गुना कीजिए या स्क्वायर कीजिए, 2 गुना ही कर लेते हैं। 1 को 2 गुना किया, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 2 का 2 और 1 3 हुआ। यह है इसका फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद 3 आया, ठीक है। अब 3 आया ना, 1 तो हो गया, 3 आया, 3 का 2 गुना कीजिए और इसमें आप 1 माइनस कीजिए। इस बार 1 घटाई है, कितना आएगा, 5 आएगा। ये रहा 5, 3 दूना 6 घटाओ 1 5। अब 5 का बारी, यहाँ जो आया अब उसको इधर लिखिए, 5 का बारी। 5 को फिर 2 गुना कीजिए, अब उसमें अब +1 कीजिए, कितना आएगा, 5 दूना 10 और 1 11। अब 11 को आप यहाँ लिखिए, 11 का 2 गुना कीजिए, उसके बाद फिर -1 कीजिए। इस बार कितना आएगा, 11 दूना 22 और 1 21। आपको कुछ पैटर्न पता चल रहा है, 2 गुना हर बार हो रहा है, लेकिन एक बार वो +1 हो जा रहा है और तो दूसरी बार वो -1 हो रहा है, फिर तीसरी बार +1, फिर चौथी बार -1। इस तरह का एक पैटर्न जा रहा है, समझ में आ रहा है। उस तरह से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है, का 2 गुना कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्या +1 करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 और 1 43। इसी तरह से आप करते जाइएगा। तो सबको करने का भी ज़रूरत नहीं, फिलहाल मैं सबको करके बता ही दे रहा हूँ। 43 का टाइम है। देखो 43 को आप 2 गुना कीजिएगा, उसमें +1 की -1 सॉरी, इस बार -1 करेंगे तो फिर 85 होगा। 85 को आप 2 गुना कीजिए और +1 कीजिए, तब 171 आएगा। अब 171 को 2 गुना कीजिए और -1 कीजिए इस बार, तब यहाँ पर क्या आएगा वो पता चल जाएगा। कितना, 171 को 2 गुना कीजिए, उसके बाद -1 कीजिए, 3 4 2। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है -1, तो कितना हो जाएगा, 3 4 1। ये होगा करेक्ट आंसर हम लोग का। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि चिल्ड्रेन को कूट भाषा में ऐसा लिखा जाएगा तो मूवमेंट को किस तरह से उसी भाषा में लिखा जाएगा। कूट भाषा माने कोड लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश में इन कोड लैंग्वेज चिल्ड्रेन इज रिटन एज LIHCNERD, देन हाउ विल मूवमेंट बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। देखो पहले तो एक पता लगाओ कि कौन सा कोड भाषा यूज हुआ है यहाँ पर। तो चिल्ड्रेन लिखते हैं, ये रहा। इसको कैसा लिखा गया है, LIH, यहाँ देखिए या फिर यहाँ देख लीजिए LIHCNERD। इसको दो भागों में बांटिए, यहाँ पर 8 लेटर से 4-4 लेटर्स करके बांटिए। CHIL चिल, ड्रेन को अल्लाह बांटिए DREN। इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। अब देखिए L यहाँ पर लास्ट में आया है ना, इस पार्ट में यहाँ शुरू में आया है, उसके बाद I, उसके बाद H, उसके बाद C, उल्टा करके लिखा गया है। ये इधर है तो देखिए ये, यानी कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। सेम पैटर्न यहाँ भी हो रहा है। NAJ, ये रहा N, उल्टा के लिखा गया NERD, सेम। अब पता चल गया। अब मूवमेंट को भी कीजिए उसी तरह से, मूवमेंट। ये 4 हिस्सा हुआ, ये 4 हिस्सा। तो ई से शुरू कीजिए, EVOM। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा टी, पहले TNEM, ये होगा करेक्ट आंसर। अब कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है अब देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, EVOM तीनों ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा। तो EVOM, उसके बाद TNEM, ये रहा TNEM, ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। नेक्स्ट लेटर विल बी इन द गिवन लेटर सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा ये बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है इसको आप पता कीजिए। ORUXA ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी का वही ABCD वाला मामला है। O को R तक आने में कितना घर जंप करना पड़ेगा, 3। देख लीजिए OPQR, O को R तक आना है तो 1 2 3 घर जंप करना होगा। R को U तक आने में फिर से 3, देख लीजिए RSTU, फिर से 3। U को X तक आने में 3 फिर से, X को A तक आने में फिर 3 से। अब X को A तक कैसे आने होगा, देखिए X Y Z, Z के बाद क्या आएगा, फिर A आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 3 घर। तो A को इसमें भी 3 ऐड करना होगा हम लोग को, A को 3, तो A लिखिए और 3 बार पढ़ते जाइए सीरियली, ABCD। तो क्या आएगा, D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। तभी आया था इस तरह का क्वेश्चन जो फ्रूट ट्री डॉल वाला था ना, सभी गुड़िया फूल है, इस तरह वाला। ये भी उसी तरह का है, देख लीजिए दोस्तों। कथन में आते हैं डायरेक्ट। कथन में क्या बोल रहा है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। ऑल द साइंटिस्ट वर्किंग इन जापान आर टैलेंटेड। तो देखिए यहाँ पर बनाता हूँ, मान लीजिए ये प्रतिभाशील लोगों का ग्रुप है, ठीक, प्रतिभाशील। तो मैं यहाँ पर टैलेंटेड वाला का T लिख दे रहा हूँ, ये T को डिनोट कर रहा है टैलेंटेड लोगों को। सभी वैज्ञानिक टैलेंटेड है, यहाँ पर बोला है सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशील है, तो वैज्ञानिक किसके अंदर आ जाएगा, ये रहा वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट, S लिख दे रहा हूँ। ये पहला स्टेटमेंट का वेन डायग्राम मैंने बनाया। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी है, तो चीनी वैज्ञानिक साइंटिस्ट तो हम बना ही चुके हैं जो जापान में काम कर रहे हैं, और ये पूरे ही जापान का बात हो रहा है, तो इसी में आ जाएगा चीनी भी। यही साइंटिस्ट में भी चीनी साइंटिस्ट भी आ जाएगा, यानी कि चीनी साइंटिस्ट भी क्या है, सभी चीनी साइंटिस्ट जो जापान में काम कर रहे हैं वो वाला सभी चीनी साइंटिस्ट भी टैलेंटेड है, इससे यही पता चल रहा है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन में आते हैं। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशील नहीं है, ना, यहाँ पर तो बोल ही दिया है कि जापान में कुछ चीनी साइंटिस्ट भी काम करते हैं, और जो कोई भी जापान में काम करने वाला साइंटिस्ट है वो सभी टैलेंटेड है, तो इसलिए कंक्लूजन 1 तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। अब कंक्लूजन 2 में आऊँ। कुछ प्रतिभाशाली चीनी
वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक है जो जापान में काम कर रहा है, स्टेटमेंट में हम लोग पाए थे, तो 2 को तो फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं? नहीं, कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक चीनी भी तो हैं, चाइनीज़ भी तो है, चीनी यानी चाइनीज़ भी तो है, इसीलिए ऑप्शन 3 को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन 2 को कर रहे हैं, ऑप्शन 3 को नहीं कर रहे हैं, 1 को भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, हाँ, तो आंसर होगा 2 और 4 दोनों को फॉलो कर रहा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 एंड 4 फॉलोज, ये होगा करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा बोल रहा है, तो यहाँ कुछ रिलेशन है, नंबर सीरीज है ये भी, 11:169 प्रोपोर्शनेट 18:, यानी कि 11:169 समानुपात 18। उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ क्या रिलेशन है, आप इसको देखो, वही रिलेशन आप यहाँ भी फॉलो कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसका 169 ये तभी भी मैंने बताया था, ये 13 का स्क्वायर है, 13 को 2 बार गुना कीजिए, 13 जा 169 होता है। तो 11 में 13 कब बनेगा, जब 11 में आप 2 ऐड करोगे तब 13 बनेगा, 13 बन गया। अब 13 का ये स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर यहाँ पर पता करना है तो 18 में आप 2 ऐड करो, क्योंकि यहाँ भी ऐड किया था, तो 18 में आप 2 ऐड करोगे तो 20 होगा। अब 20 का आप स्क्वायर लगा दो, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ये सबको याद है, तो 400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, ठीक है, जेंडर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। बैल, गाय, शेर, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्स अनुपात काउ समानुपात लायन, यहाँ पर क्या होगा, ये जेंडर पढ़े ना, लिंग। तो देखो, बैल क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल यानी पुलिंग, गाय उसका क्या है, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। तो उसी तरह शेर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, तो शेर का फेमिनिन जेंडर आपको ढूंढना है, यानी कि फीमेल वर्जन ढूंढना है, स्त्रीलिंग ढूंढना है। तो शेर का क्या होगा, शेर नहीं होगा, सिंपल सा है भाई ये क्वेश्चन। लायन का लायनेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेर नहीं। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट दैट ऑप्शन फिगर विच इफ प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द क्वेश्चन फिगर विल मेक द फिगर कंप्लीट। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ जो खाली जगह है ना, ये तो भरा हुआ है, ये भी भरा है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा है। यहाँ पर जो खाली जगह है, जहाँ क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा फिट बैठेगा। देखो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, रिलेशन है, वो इस तरह का रिलेशन है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, वो इससे रिलेटेड होगा, इन दोनों का आपस में ये क्रॉस टाइप का है। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाला फिगर को ध्यान से देखो, तो कैसा है, ये इस तरह करके है, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न है। और ठीक इसका ऑपोजिट है यहाँ पर। ऑपोजिट कैसे है, ये जो यहाँ पर देखो आप, ट्रेबिल होने लगा, इस तरह का ये ऑपोजिट है यहाँ पर, इस तरह का है, ध्यान से देखो ये जो यहाँ पर। तो सेम उसी तरह से अब यहाँ पर ये है, इधर बना रहा हूँ, देखो तो इधर में क्या आएगा, इसका ठीक ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट कैसा दिखेगा, ये जो इस तरह मिरर इमेज ही एक स्टाइल से। तो ये कहाँ, किस ऑप्शन में, वही होगा करेक्ट आंसर। तो ये है ऑप्शन 3 में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति, यहाँ यानी कि यहाँ पर भी एक फिगर बनेगा, इस फिगर में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक फिगर बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बोल रहा है। पैटर्न को ध्यान से समझिए, ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बना, फिर यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे। देखो पहले क्या है, सबसे पहले एक ओवल है, अंडाकार है। अब उसके बाद दूसरा फिगर को आप देखोगे तो एक बड़ा ओवल है, ओवल के अंदर में एक नया आकार दिया गया है, नया आकृति आया, ट्रायंगल आया जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहले वाला जो शेप था, पहले वाला जो फिगर था ओवल का, वो अब बड़ा हो गया, उसके अंदर में एक नया फिगर आया, ट्रायंगल यहाँ पर यूज हुआ है, ट्रायंगल, इस वाला में ट्रायंगल यूज हुआ। क्या ये ट्रायंगल पहले यूज हुआ था, नहीं।
अब यहाँ पर देखिए जो छोटा बीच में अंदर घुस गया था ना ट्रायंगल, अब वो बाहर आया और ओवल गायब हो गया है। ठीक, अब चौथा वाला में देखो, अब ये ट्रायंगल जो छोटा यहाँ अकेले था वो बड़ा बन गया, अब फिर एक नया शेप मिला है यहाँ पर आयत का। ठीक है, ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, इसको आयत कहते हैं, रेक्टेंगल इंग्लिश में। तो रेक्टेंगल आया यहाँ पर एक नया शेप। अब ये रेक्टेंगल बाहर आ गया, ट्रायंगल खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा, अगर ध्यान से देखोगे इस पैटर्न को, यहाँ पर आएगा एक बड़ा रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल आना चाहिए। और बड़ा रेक्टेंगल के अंदर में, यहाँ पर अंदर में एक ऐसा फिगर या एक ऐसा आकार आना चाहिए, एक ऐसा आकृति होगा जो इससे पहले कभी यूज ही नहीं हुआ है, ये वाला पोर्शन में कभी यूज नहीं हुआ, इधर वैसे ही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर में ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर इस तरह का, ये जो देख रहे हैं आप, ये फिगर एक बार भी यूज नहीं हुआ है, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, और इस फिगर को बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट पेपर इज गिवन विद अ पैटर्न आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। द ऑप्शन विच विल बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग विद द डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ पर है डॉटेड लाइन। मैं समझा रहा हूँ सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। एक स्क्वायर पेपर दिया गया है, ये रहा स्क्वायर पेपर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसमें जो डॉटेड लाइन है, ये रहा डॉट। इस डॉटेड लाइन से इसको मोड़ना है इधर। मोड़ने के बाद वो कैसा दिखेगा, इन 4 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी फोल्डेड पेपर है और ये ओपन पेपर है, खुला पेपर है। तो फोल्ड होने के बाद, मुड़ने के बाद वो दिखेगा कैसा। ठीक है, ये पेपर फोल्डिंग वाला एक चैप्टर आता है रीजनिंग का बुक में, आप देखिएगा, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चंस दिया गया है दोस्तों। इसको बनाने का तरीका है अच्छा से, वो है मिरर इमेज का ही, एक वर्टिकल मिरर इमेज का जो तरीका रूल लगता है यही अप्लाई यहाँ पर भी होता है। देखो आप इसको जहाँ से डॉटेड लाइन है, जहाँ से मुड़ना है ना, ये बीच से मुड़ना है ना इसको, वहाँ पर आप मिरर इमेज है समझो। तो अगर आप यहाँ पर मिरर रखोगे, एक वर्टिकल मिरर रख दोगे, आईना रख दोगे, दर्पण, तो ये 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा, है ना। तो एक हिस्सा होगा इस तरह से, देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, एक ये हिस्सा हो जाएगा और यहाँ पर इसका तीर का निशान है इस तरह से, एक ये हिस्सा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर मिरर है। ठीक, दूसरा हिस्सा इधर आ जाएगा, बीच से मुड़ा, अभी ये खुला है, मुड़ा नहीं है, यानी कि इस पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ, अभी इस पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ इधर में, और इधर वाला को तो ये रहा, लिख लिया। तो ये यहाँ से होगा, इधर से इधर आया है और यहाँ पर बना है तीर का निशान, देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से कुछ दिखेगा। तो मिरर के इधर में जो है ना ये वाला, वो अपना लेफ्ट और राइट इंटरचेंज करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी इधर है वो तो कोई चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पर देखिए इस तीर का निशान ये वाला, ये सेम टू सेम यही सही रहेगा। तो जिस ऑप्शन में इस तरह का सेम टू सेम है, ये वाला पोर्शन खाली, इतना का मैं बात कर रहा हूँ, वही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ये तीर का निशान इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा, यहाँ पर ऑप्शन 1 में नहीं, तो ये होगा गलत, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें देखिए क्या यहाँ पर नीचे वाला इस तरह का है, हाँ यहाँ पर आप देखिए ये वाला को है, ये हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, और ये भी आंसर हो सकता है। तो 3 मैच कर गया भाई। तब अब आप फोल्ड करके देखिए इसको, फोल्ड करके इन द सेंस लेफ्ट एंड राइट को आप इंटरचेंज करके देखिए। तो लेफ्ट और राइट को जब हम इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये स्क्वायर टॉप चेंज नहीं होता है और बॉटम भी चेंज नहीं होता है, मैंने बोला। तो जो यहाँ पर ये लेफ्ट में है ना, लेफ्ट की तरफ है ना ये तीर, वो राइट की तरफ चला जाएगा, और तीर का जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर आ जाएगा ये तीर का मुख। ठीक है, अब ये पैटर्न में जो ऑप्शन है वही होगा करेक्ट आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन 2 उसी पैटर्न में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तीर का एक मुख और यहाँ पर देखिए तीर का एक मुख। ये वाला पोर्शन तो चेंज ही नहीं हुआ, ओरिजिनल में भी वैसा ही। अगर आप ध्यान देखोगे इस वाले को देखो, ओरिजिनल में भी वैसा ही है। ये अपना राइट लेफ्ट चेंज किया है। नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत यानी कि ऑड, जो अलग अलग है दूसरों से। 4 ऑप्शंस दिया गया है, अल्फ़ाबेट में है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, इसमें से कौन है जो अलग है। ध्यान से अगर देखिएगा आप, इसको उल्टा पढ़िए, इधर से पढ़िए, ABCD WXYZ IJKL P क्या आना चाहिए उसके बाद, Q यहाँ आना चाहिए था ना, PQRS यहाँ आना चाहिए था ना, ये S और R का जगह उल्टा पलटा है, इधर से ठीक ही मैच कर रहा है। ABCD WXYZ IJKL यहाँ गड़बड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। ये रहा रीजनिंग का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आया हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगाओ, देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसी हिसाब से उसी लेवल में आप तैयारी करो अपना, देखोगे आपका एग्ज़ाम आप पास करोगे इजीली। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।